हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आज है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज का पार्ट 99। लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों। जो नए लोग चैनल से जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा, देवभूमि करियर पॉइंट चैनल पे डेली आपका 9 बजे के बाद टेस्ट सीरीज चलती है सामान्य हिंदी, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन की। ठीक है, यानी कि जो आपका यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है पूरा, उसी पैटर्न पर आधारित यहाँ पे 20 क्वेश्चंस की पर डे आपका मंडे टू सैटरडे टेस्ट सीरीज चलती है। ठीक है, कल हमने उत्तराखंड जीके का करा था, आई थिंक 113वां भाग था। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये पार्ट नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। जैसे हिंदी में 99 पहुँच गए हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। बाकी देखिए, बहुत से लोगों का ये भी मैसेज आ रहा था कि जल्दी कोई नई वैकेंसी आ सकती है यूके ट्रिपल एससी की। तो देखिए, अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। यूके ट्रिपल एससी का कोई भी नया नोटिफिकेशन आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी जो एग्ज़ाम का फॉरेस्ट गार्ड का बहुत लोगों को संशय है, जुलाई में फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस पर। ठीक है, और लेकिन जुलाई को मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रस्तावित तिथि को ही आप निर्धारित तिथि मानते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि आयोग का क्या भरोसा, उसने प्रस्तावित दिया था जुलाई में, हो सकता है उसको निर्धारित कर दो। चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसी को मान के चले ना, उसी समय तो तैयारी नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी सभी को गुड इवनिंग, सभी को पहला राम राम, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, पहलाग नमस्ते। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करेंगे। भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आज भी सामान्य हिंदी में, बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, सेशन को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम आपको ऐसे ही एफर्ट लगा के वीडियोज़ दें और इनका बेनिफिट आपको भी मिले, और आपकी वजह से थोड़ा बहुत आपका जो प्रेम है वो भी हमें मिले, लाइक के तौर पे, सब्सक्राइब के तौर पे, शेयर के तौर पे। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? तो देखिए, हिंदी का पहला और सबसे सर्वश्रेष्ठ शोक गीत इसको माना जाता है। मैंने 4 वीडियोज़ दिए थे आपको, यूट्यूब पर हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ, आप सभी को पता होगा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इनसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारे इसका जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है जिन्होंने लिखा था सरोज स्मृति। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। इसको सर्वश्रेष्ठ शोक गीत के रूप में जाना जाता है और ये पहला भी माना जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला शोक गीत, ये भी याद करेंगे। कवि परिचय से बढ़िया क्वेश्चन बना रहे हैं आजकल आयोग। ठीक है, और अभी तक कवि परिचय आपको अगर पूरा मटेरियल नहीं मिला है तो आप लोग हमारी ई बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, और उस ई बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सामान्य हिंदी कवि परिचय ई बुक, जिसमें गद्य खंड पद्य खंड के सभी कवियों के पूरा डेटा दिया है, पूरे फैक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं ये बताना आपने। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है आजकल, कभी धूप है कभी बारिश है, आप लोग अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कफ एंड कोल्ड एंड फीवर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो अपना आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। देखिए, जो पांचों वर्ग में आने वाले व्यंजन होते हैं, व्यंजन 25 जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और हमारा प वर्ग। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, पांचों वर्गों में आने वाले जो व्यंजन है 25 के 25 ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा होनी चाहिए, ये जो आइडिया प्रेजेंट किया था, ये व्यक्ति थे हमारे ब्रह्म समाज के जो हमारे बोल सकते हैं फाउंडर, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हिंदी का विकास क्रम हम पढ़ते हैं, यूके ट्रिपल एससी हिंदी का जो सिलेबस है, पहला ही भाग जो है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, गोधूली किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, देखिए, अभी लास्ट टाइम यूके ट्रिपल एससी ने इसी से क्वेश्चन बना दिया था, गोधूली बेला। जब शाम को ना गाय भैंस बकरियां चरने के बाद वापस घर को आती हैं, जिस समय सूर्य अस्त हो जाता है, बिल्कुल अस्त होने के बाद का समय, संध्या काल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गोधूली बेला। गोधूली जो शब्द है, ये गो और धूली यानी कि धूल, गाय बच्चों के आने से जो धूल उड़ती है ना शाम के समय, उसी बेला को कहा जाता है गोधूली। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, बट राइट आंसर होगा इसका गो शब्द लगा है, गैया, गाय का गो है ना, गौ माता,
तो तत्सम हो जाएगा, ये ऑप्शन ए राइट आंसर इसका, ठीक है। तो तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द आपको पता है दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत से आते हैं और ज्यों के त्यों हम उनको प्रयोग करते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। तो बताइए इनमें से कौन सा तत्सम है। सिंपल है, बहुत सरल है। तो इसमें जो मलिन शब्द है वो तत्सम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, मलिन, ठीक है। मलिन का अर्थ क्या होता है या इसका तद्भव भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पराग का पर्यायवाची क्या होगा। तो पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स की बात हो रही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बनता है एक सिनोनिम से या एंटोनिम से, क्वेश्चन हमेशा आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। खासकर जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं अपने स्कूल टाइम पीरियड पे, हिंदी की एनसीईआरटी, जैसे कि 6 से लेकर 12th तक जो हमारी हिंदी की किताब थी, वहाँ पे जो टॉपिक होते हैं व्याकरण के, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा एक कवि परिचय भी हमारा टॉपिक था 9th से लेकर 12th के बीच में, है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उनको आपने देखना चाहिए अगर आपके पास हैं, नहीं है तो फिर आपको अच्छे से कवर करना चाहिए पूरा जो सिलेबस है, कहीं से भी किसी भी सोर्स से। पराग का पर्यायवाची हो जाता है सुगंध, ठीक है, सेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, सुगंध, खुशबू। इनमें से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है, देखिए, ठीक है। प्रथम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और उत्तम पुरुष सर्वनाम, ये अच्छे से याद होने चाहिए। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है, प्रोनाउन। एंड यहाँ पे जो हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम का एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुम्हारा, ठीक है। निम्न में अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो बताइए इनमें से वर्तनी वैसे शब्द होना चाहिए, इनमें से अशुद्ध जो शब्द है वो कौन सा है, बताइए किस शब्द में अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए कौन सा शब्द है जिसमें अशुद्ध वर्तनी प्रयोग हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शिक्षणेतर, ठीक है। उपयुक्त शब्द बिल्कुल सही है, सौहार्द शब्द शुद्ध है, पूजनीय शब्द भी शुद्ध है, जबकि शिक्षणेतर जो शब्द है ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होता है, देखिए, शिक्षणेतर, शिक्षणेतर, ठीक है, यानी कि आधा तो जो बनाया है ना यहाँ पे, देखिए आधा तो नहीं होता है, यहाँ पे पूरा तो होता है, शिक्षणेतर होता है, ठीक है। ये सही शुद्ध रूप है, तो इसको आप देख लेना अच्छे से, करेक्ट ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रखे गए हैं, ऐसा नहीं है यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिलता है, बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चनों का स्तर रहता है, जिसमें आपको अपना यहाँ पे टाइम लगाना पड़ता है क्वेश्चन के सही आंसर के लिए, ठीक है। रटा रटाए क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। योजक चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो आप देखिए हिंदी में जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह, बहुत से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना हिंदी में, तो उनमें से योजक चिन्ह भी एक होता है। योजक चिन्ह का सिंबल ये होता है डैश का। अब बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस है, कहाँ पे ऐसा है जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग गलत हुआ है, होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा इसका, ठीक है। विराम चिन्हों का प्रयोग सीखें, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी में ये जरूरी नहीं था यहाँ पे योजक चिन्ह लगाना विराम और चिन्हों के बीच में। वह घर घर भीख मांगते, दो शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है ना, द्वित्व शब्द जो होते हैं वहाँ पे आपका क्या होता है, डैश लगता है, यानी कि योजक चिन्ह लगता है। और अपोजिट जो वर्ड होते हैं जैसे कि लाभ हानि, रात दिन, दिन रात, ठीक है, लंबा छोटा, इसमें भी क्या होता है, जन्म मरण, देखा है, इसमें भी आपका योजक चिन्ह लगता है। और यहाँ पर देखिए कपड़ा लत्ता, समानार्थी शब्दों में भी बहुत बार देखने को मिलता है योजक चिन्ह। बट विराम चिन्हों का प्रयोग सीखे, यहाँ पे सिंपल सा वाक्य था, ये आपका गलत प्रयोग हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए था, इसमें सिंपली वाक्य होना चाहिए विराम चिन्हों का प्रयोग सीखें, ठीक है। चिन्ह का शुद्ध रूप क्या होता है, ची ह, आधा हो फिर नौ होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं बचपन से हमको ऐसा सिखाया गया, चिन्ह लिखते हैं हम, चिन्ह जो होता है वो गलत होता है, चिन्ह होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, कि ऑप्शन सी सही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर जैसा गंभीर हृदय वाला हो और पहाड़ जैसा जिसका बहुत बड़ा मन हो या दिल हो, ठीक है, ऐसे में आपको देखेगा कौन सा अलंकार यूज किया गया है इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या दी जा रही है, विशेषता दी जा रही है, उपमा दी जा रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ठीक है, सही है, उपमा अलंकार ही होगा इसमें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, उपमा अलंकार होना चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से छायावादी युग की पत्रिका कौन सी नहीं है, नहीं है पूछ रहा है।
तो कौन सी पत्रिका ऐसी है जो छायावाद से संबंध नहीं रखती इसमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती जो है दोस्तों ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक है, द्विवेदी युगीन पत्रिका है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे कौन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है यूपी SSC एग्जाम में, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी विशाल भारत, हंस और मतवाला ये सभी छायावादी युग की पत्रिकाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? कौन सी ऐसी बोली है जिसमें हमेशा ने परसर्ग लगता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भी। तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली में हमेशा ने परसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, परसर्ग किसको बोलता है? कारक चिन्हों का ही अन्य नाम परसर्ग भी होता है। ठीक है, कारक जो चिन्ह होते हैं इन कारक चिन्हों को ही परसर्ग भी कहा जाता है। तो ज़्यादातर ने का प्रयोग हमेशा खड़ी बोली में ही आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी कविता देखो खड़ी बोली की, ज़्यादातर ने आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी खराब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, मिट्टी खराब कर देना, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, मुहावरे लोकोक्तियों में थोड़ा अंतर होता है दोस्तों। लोकोक्तियाँ जो होते हैं जन सामान्य में जो प्रचलित होते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, वहीं से उठ जाते हैं। मुहावरा थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो मुहावरा है यहाँ पे मिट्टी खराब करना, यानी कि बर्बाद कर देना, दुर्दशा करना, ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग की बात करें, देखिए अभी ऐसे क्वेश्चन आपके लोअर पीसेस अपर पीसेस जो एग्जाम दे रहे हैं भाषा वाला, उसमें आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको वहाँ पे मुहावरा तो पूछा ही जाता है, उसका अर्थ भी बताना होता है, साथ ही मुहावरे का वाक्य प्रयोग भी बताना होता है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि कोई आदमी का नाम लिख दो, आदमी का बेटा जो था वो चोरी में पड़ गया, उसने चोरी करनी शुरू कर दी और उसकी बनी बनाई इज्जत क्या हो गई? मिट्टी में मिल गई, यानी कि उसने बनी बनाई इज्जत का मिट्टी खराब कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग। इनमें से कौन सा एक मिश्र वाक्य नहीं है? देखिए, वाक्यों के भेद में आपको पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर भी सेशन है, पेड कोर्स जिसने लिया हिंदी का उन्होंने तो अच्छे से पढ़ा होगा। वाक्य भेद हम दो तरीके से करते हैं। पहला हमारा वाक्य भेद होता है अर्थ के आधार पे, दूसरा हमारा जो वाक्य भेद है वो रचना या उत्पत्ति के आधार पे है। ठीक है, तो यहाँ पर रचना के आधार पे वाक्यों के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। तो देखिए, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? मिश्र वाक्य की पहचान ये होती है हमेशा इसमें एक उपवाक्य पूरा होगा और वाक्य भी होगा, यानी कि दो उपवाक्य होंगे कुल मिला के। ठीक है, मतलब सेंटेंस दो होंगे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बता रहा हूँ मैं डेफिनेशन समझाने के लिए कि मिश्र वाक्य में हमेशा दो उपवाक्यों का प्रयोग होगा, यानी कि दोनों कथन कंप्लीट हो रहे होंगे। देखिए, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, दो हो गए ना उपवाक्य जो है ना इससे। अगला देखिए, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी मिश्र वाक्य है। यह वही बच्चा है, ये पहला वाक्य बन गया, जिसे बैल ने मारा, यानी कि ये मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह परिश्रमी नहीं वरन ईमानदार भी है, यानी कि वह मेहनती ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो ये हमारा बन जाएगा कैसा? संयुक्त वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त, क्योंकि देखिए इसमें जोड़ा जा रहा है वरन के द्वारा। ठीक है, बल्कि वरन और अथवा या ये सभी संयुक्त वाक्य की पहचान है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी मिश्र वाक्य है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो हिंदी का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा है, एप्लीकेशन पे पेड कोर्स है, आप ले सकते हैं। बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कि अच्छे तरीके से उसमें सामान्य हिंदी आपको क्लियर करवाएगी। जिसको हिंदी का ABCD भी नहीं आता ना, वो बहुत अच्छे से हिंदी समझ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन स्टोर पे बहुत सी चीज़ें हैं आपके लिए, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट हैं, हिंदी का कोर्स है, उत्तराखंड GK का कोर्स है, और भी नए जो प्रैक्टिस सेट आएंगे वहीं पे आएंगे, ई-बुक्स हैं। आप देखिए जो आपके काम की चीज़ें वहाँ पे हैं वो। ठीक है, आप इनरोल कीजिए उसमें भी। जिसे दूर करना कठिन हो के लिए वाक्यांश क्या होगा? वाक्यांश बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जिसे दूर करना कठिन हो ये कहलाता है दुर्निर्वार, ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसमें। ठीक है, दुर्निर्वार कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अगला देखिए, किसी निर्णय को प्रशासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालनार्थ जारी किया गया पत्र क्या कहलाता है? तो देखिए, कोई निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया, उसको प्रशासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालनार्थ यानी कि
जहाँ भेजा जा रहा है उनको पालन करना ही होगा। तो इस पर्पज से जो पत्र भेजा जाता है उसको कहते हैं क्या, उसको बोलते हैं कार्यालय आदेश, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कार्यालय आदेश बोला जाता है। ठीक है, कार्यालय आदेश जारी किया जाता है नियुक्ति के संबंध में, ट्रांसफ़र के संबंध में, इसके अलावा और भी चीज़ों में यूज होता है। ठीक है, और शिकायत में भी होता है कई बार, और कार्यालय से कोई मतलब गायब चल रहा है वैसे संदर्भ में भी ये जारी किया जाता है। तो यानी कि सिंपली ये बोला जाए कि इसका अनुपालनार्थ, यानी कि ये एक हिसाब से मैंडेटरी पत्र होता है, इसका फॉलोअप लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो कार्यालय आदेश है। माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संकीर्ण का विलोम चुनिए। तो संकीर्ण जो शब्द है इसका आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम। ठीक है, तो बताइए संकीर्ण का विलोम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए विकीर्ण, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, संकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आच्छादित का संधि विच्छेद क्या होगा? आच्छादित का संधि विच्छेद, आच्छादन और आच्छादित दोनों पूछ लेता है ये, ध्यान रखेंगे। तो आच्छादित का संधि विच्छेद होता है आधन छादित। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आधन छादित ये कहलाता है आच्छादित। और ऐसे अगर आच्छादन का पूछता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, आधन छादन, आच्छादन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घूंट नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो एक घूंट जो नाटक लिखा है किसने लिखा है? ठीक है, एक घूंट। तो देखिए थोड़ा इसको आप रिलेट कर सकते हैं, मैं कभी कभी ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको पता है समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच में, और समुद्र मंथन में क्या निकला था, एक हलाहल विष निकला था। ठीक है, हलाहल विष निकला था ना, उसमें सब लोग डर गए, किसी ने पिया नहीं वो, और किसने पिया फाइनली? उसको पिया था भगवान शंकर ने। ठीक है, विष का जो एक घूंट मारा, किसने मारा? भगवान शंकर ने मारा। तो एक घूंट शंकर यानी कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप किसी भी तरीके से स्टडी करते हो अपने पॉइंट्स को, अपने फैक्टों को रिलेट करने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, जब भी क्वेश्चन बनेगा ना एग्जाम में कहीं पे भी, आप प्रैक्टिस सेट भी दे लेंगे, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी चीज़। ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन है ये आप अगर आपने अच्छे से आज देख लिया, ये अगले एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। एक घूंट से आपको याद आ जाएगा, शिव जी ने एक घूंट विष का पिया था शंकर ने, शंकर से जयशंकर प्रसाद, आपको याद आ जाएगा। तो ऐसे रिलेट करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा जो स्टैटिक चीज़ें आपके दिमाग में बर्डन ना डालें और आप चीज़ों को कनेक्ट करके राइट आंसर दे पाएँ। वन डे एग्जाम निकालने की यही ट्रिक होते हैं, आपको मैं बताऊँ। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। वाक्य में त्रुटिपूर्ण पद क्या है? ठीक है, पद शब्द, शब्द जब कोई भी शब्द, स्वतंत्र शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है ना तो वो शब्द बन जाता है पद। ठीक है, शब्द और पद एक ही चीज़ है। लेकिन देखिए अब मैंने लिख दिया राम, राम एक शब्द है, और यही मैंने लिख दिया राम कक्षा में गया, अब वो वाक्य में यूज हो गया ना राम, तो राम अब एक पद बन गया। समझ पाए ना? अब यहाँ पर एक वाक्य दिया आपको, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसमें आपने बताना कौन सा पद जो है गलत है, अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निरपराधी। ठीक है, तो देखिए निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसमें निरपराधी से शब्द है ये त्रुटिपूर्ण है यानी कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होना चाहिए निरपराध, निरपराध होना चाहिए। ठीक है, निरपराधी दिया है तो निरपराध होता है कभी भी हो, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका करेक्शन। तो यहीं पर करते हैं दोस्तों सेशन को ख़त्म। ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 99। आपने कितना स्कोर किया आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और साथ ही दोस्तों बोलना चाहूँगा हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो आप लोग। एप्लीकेशन स्टोर पे आपको तरह तरह की टेस्ट सीरीज हैं और संबंधित कोर्स मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ देखिए हमारी वेबसाइट है himuvantuk.com, उसको भी फॉलो कीजिए। एग्जाम डेट आएगी तो फिर उस पर टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी उस पर बहुत से टेस्ट और कंटेंट है, वो कंटिन्यू देखिए आप। इसके अलावा आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स का लिंक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। साथ ही देखिए कोई भी नया अपडेट आता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्टली अपने टेलीग्राम पे सर्च करें देवभूमि करियर पॉइंट, ओपन चैनल है, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ट्विटर पेज को भी फॉलो करने की कृपा करें, सेम नाम से सभी जगह पे। ठीक है, बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। साथ ही अपने घर के आसपास और जहाँ भी आप घूमने जाते हो वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। अपने माता पिता गुरुजनों का हमेशा आदर करें और अपने से जो अनुज हैं उनको
सच्ची राह पे चलने के लिए और एक सफल जीवन के लिए हमेशा मोटिवेट करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।